क्वेन पीछे से देख रहा था। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह लगाम भी नहीं पकड़ पा रहा था। उसके चेहरे पर प्योर टेरर था। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। फॉर्मेशन वॉरफेयर, कोऑर्डिनेटेड तीरों की बौछार, रैपिड रिपोजिशनिंग। वर्ल्ड में अभी टैक्टिक फॉर्मेशन के लिए कोई शब्द तक नहीं था। वो क्रॉसबो मैन को सर्कल से बाहर आकर घोड़े को शूट करने का ऑर्डर दी। 2 बोल्ट्स जानवर के पेट में जा घुसे। वह चीखा, गिरा और भगवान को धूल में पटक दिया। वह भागने के लिए छटपटाया। मैं खुद उसे पकड़ने के लिए फॉर्मेशन से बाहर आया, लेकिन इससे पहले कि मैं रुक पाता, शायोन काउंटी में आर्म्ड गैदरिंग की परमिशन नहीं थी। वॉयलेटर्स पर रिबेलियन का चार्ज लगेगा। 50 काउंटी कांस्टेबल्स की एक स्क्वाड गरजती हुई आई। उनका चीफ एक भारी भरकम दाढ़ी वाला आदमी लाहुन था, काला बवंडर। वह अपनी ब्रूटैलिटी के लिए पूरी काउंटी में बदनाम था। शौकवन जमीन से चिल्लाया, लिजानू तुम फाइनली आ गए। मेरे अंकल ने तुम्हें भेजा है। खुश हुआ, तुम फिनिश्ड हो। अंकल काउंटी मैजिस्ट्रेट था। ओह, मुझे कोई परवाह नहीं थी। कांस्टेबल चीफ के पास से सीधा चलकर गया, शौकवान को टकने से पकड़ा और उसे जमीन पर पटकने से पहले एक पूरा सर्कल घुमा। वो बेहोश हो गया। सान, जो मुझे बिल्कुल डिसबिलीव से देख रहा था, ने भी उसे उस तरह इग्नोर नहीं किया था। मैं मुझे अरेस्ट करना चाहता, मैं बता सकता था, लेकिन उसके पास शौकवान को प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर थे, दूसरी फाइट स्टार्ट करने के नहीं। शौकवान को अपने घोड़े पर पटका और पूरे रास्ते मुझे घूरते हुए अपने आदमियों के साथ गायब हो गया। मेरे एक क्रॉसबो मैन ने पूछा कि मैंने उसे कांस्टेबल को शूट करने क्यों नहीं दिया। मैंने एक्सप्लेन किया, कौन और उसके गुंडे आम नागरिक थे जिनका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं था। सेल्फ डिफेंस में उन्हें मारना लीगल था, बट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को शूट करना, चाहे वो करप्ट ही क्यों ना हो, हमें रिबेल घोषित करने का बहाना दे सकता था। वो एक मौत का संदेश था जो उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए था। उसके आदमी समझ गए। जंग का बुखार अब थोड़ा ठंडा हो चुका था। एक मुस्कान के साथ सिया की तरफ पलटा। मेन रोड फिर से ओपन हो चुकी थी। मैंने उससे कहा कि बैम्बू स्पीयर्स और आर्मर से आर्म ट्रांसपोर्ट स्क्वाड के साथ ले जाए और टाउन से नमक ले आए। मियाओ शिवा ने हमारे आखिरी 500 टेल्स उसे थमा दिए। सिया ने पूछा कि उसे वहाँ वाइन भी डिलीवर करनी चाहिए और अनाज खरीदना चाहिए। लोकेश टूट चुकी थी। हम वापस बिजनेस में थे। रोड क्लियर थी, इसलिए मैंने सबको काम पर लगा दिया। हमने मरे हुए घोड़ों का मीट और खाल निकाली। इस जंग के घोड़े मारे गए थे, अपाइज हो गए थे, प्लस 45 जिंदा पकड़े गए, जो एक बहुत बड़ा खजाना था। मैंने विलेज से 20 बड़े स्टोन कुकिंग पॉट्स बाहर निकलवाए और अपने विलेज स्क्वाड में जलती आग पर रखवा दिया। 800 से ज्यादा लोग दावत के लिए इकट्ठा हुए। हजारों जीन, हॉर्स मीट, डिया और ऑर्गन्स उन में गए। एक इंसान 3 से 5 भी इन खा सकता था। ना मीट जितना उनमें से ज्यादातर लोगों ने महीने में भी नहीं खाया होगा। मूड एकदम जोशीला था। लोग मुझे युद्ध का देवता बुला रहे थे, कह रहे थे कि मुझे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। बीच में एक ऊंची जगह पर खड़ा हुआ और अपने भरपेट खाने को खाया। तो रियो ने भरपेट खाने को कहा, तुम बचे हुए घोड़ों को एक और राउंड के लिए काटेंगे। उस पल में कुछ पावरफुल फील हुआ। बैम्बू गार्डन के हर पर्सन की लॉयल्टी मेरी तरफ एक लहर की तरह बह रही थी। अगर मैं इस एनर्जी को सही रास्ते पर मोड़ सकूं तो हम बिल्ड कर सकते हैं कि कोई लिमिट नहीं थी। फिर सिया टाउन से वापस आई और उसके चेहरे ने सब कुछ बता दिया। टाउन में कहीं भी सोल्ट नहीं बचेगी। कोई भी बेचने को तैयार नहीं था। जैसे ही उन्होंने देखा कि हम कौन है, मर्चेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया। उसे आई जो टी ट्रेडर था, उसने कैसे उसे 10 जीन 50 टेल्स पर जीन के हिसाब से बेचा, जो नॉर्मल प्राइस का डबल था। एक्सप्लेन किया कि शौगन काउंटी में एंटायर सोल्ट सप्लाई एक ही फैमिली हांग क्लैन कंट्रोल करती थी और उस क्लैन का हेड काउंटी मैजिस्ट्रेट हांग वेन हा, शौकवान का अंकल। यह सोल्ट ब्लॉकेज सिर्फ मार्केट मैनिपुलेशन नहीं थी, यह सीधा काउंटी गवर्नमेंट से ऑर्डर किया गया था। डायरेक्ट अटैक। सभी सोल्ट मर्चेंट्स को बता दिया गया था कि बैम्बू गार्डन में कुछ नहीं जाएगा। मैं हैरान नहीं था, मैं पहले ही एक्सपेक्ट किया था जब शियाओक्वान ने बैटल के दौरान अपने अंकल का मेंशन किया था, लेकिन इसे कंफर्म होते हुए सुनना अभी भी चुभ रहा था। मैंने सिया को चिंता न करने को कहा। 50 टेल्स पर जीन सीधी लूट थी, लेकिन अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। मैंने 5 जीन को हॉर्स मीट के 20 पॉट्स में डिसॉल्व का ऑर्डर दिया ताकि आखिरकार सबकी बॉडीज में सोल्ट जा सके और बाकी 5 को हॉर्स होल्ड में डेली यूज के लिए बांट दिया। यह लंबे समय तक के लिए काफी नहीं था, यह लोगों को अपने पैरों पर खड़ा रखेगा। मीनवाइल काउंटी सीट पर जियाओक्वान टूटी हुई के साथ मेंशन में बेड पर पड़ा था, मेरे नाम को कोस रहा था। एक डॉक्टर ने उसे वार्निंग दी थी, अगर वह तरीके से हिल
तो वह जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। बात ने उसकी नफरत को और भी भड़का दिया। काउंटी मजिस्ट्रेट हैंगवा पहले से ही अपने नेक्स्ट मूव्स प्लान कर रहा था। उसने काउंटी से मर्चेंट को ऑर्डर दिया कि हमें कट ऑफ दे। उसने मुझे और मेरे लोगों को अपनी टेरिटरी छोड़ने से बैन कर दिया था और वह अब भी बहुत बड़ा सोच रहा था। मुझे अरेस्ट करने, मुझ पर सीरियस क्राइम का चार्ज लगाने का कोई लीगल प्रीटेक्स्ट ढूंढ रहा था। बॉर्डर गार्ड किंग भी भेजकर मेरी लैंड और फैमिली का स्टेटस छीनने और मुझे एक कॉमनर बनाने की फिराक में था। एक बार मेरे पास कोई नोबल प्रोटेक्शन न रहे तो वह जेल में जैसे चाहे मुझे वैसे मरवा सकता था। ब्लॉकेज टूट चुकी थी, लेकिन एक कहीं ज्यादा डेंजरस एनिमी अभी गेम में एंटर कर चुका था। तूफान बस एक बुली था जिसके पास बाड़े की ताकत थी। उसका अंकल खुद लॉ था। कल के 3 दिन बाद सब कुछ बहुत शांत था। वह खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी। वो एक असली तूफान से पहले की शांति जैसा फील हो रहा था। डेस्टिनेशन शोंग काउंटी सिटी थी। यहाँ ली रेजिडेंस मेरी लिक्वर और बैम्बू आर्मर की डिलीवरी का वेट कर रहा था, लेकिन मैं ओपनली ट्रेवल नहीं कर सकता था। काउंटी मजिस्ट्रेट्स जिया खुआन के अंकल ने पूरी लोकल गवर्नमेंट को मेरे खिलाफ मोड़ दिया था। मैंने अपने आदमियों को ट्रेवलिंग मर्चेंट्स के बेस में पाया। हमने वाइन के 2 जार्स को आलू की टोकरियों के नीचे छिपा दिया। 500 सेट्स बैम्बू आर्मर लकड़ी के बक्सों में गए, जिन्हें 39 कैप्चर्ड वॉर हॉर्सेस बांध दिया गया था। अंधेरा होने के बाद पहाड़ के पीछे वाले दरे कच्चे रास्ते से चल पड़े। रास्ता भयानक था। कांटे और जंगली घास ने मेरे पैरों को छील खून से भरी खरोंचें छोड़ते हुए उबड़ खाबड़ कीचड़ वाली जमीन में घोड़ों की स्पीड को ने जितना धीमा कर दिया। हम शाम को 10 बजे निकले और सुबह 3 बजे तक हमने लगभग 70 मील से मुश्किल से 50 मील ही कवर किया था। मेरे आदमी ने एक आगे कुछ स्पॉट की, एक चेक पोस्ट। वो पहले यहाँ नहीं था, अभी अभी बना था। उसे देखकर लग रहा था यह पिछले 3 दिनों के अंदर ही बना था। ठीक जिया खुआन के साथ मेरी लड़ाई के बाद मैजिस्ट्रेट पहले से ही ट्रैप्स बिछा रहा था। मैंने सबको इसके किनारे से जाने का ऑर्डर दिया। मेरे आदमियों ने कंप्लेन की, अंधेरे में रफ टेरन के साथ 30 एक्स्ट्रा माइल। जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो किसी ने बहस नहीं। हम मुश्किल से क्लियर कर ही पाए थे कि मुसीबत ने हमें ढूंढ लिया। हमारे पीछे मशाले दिखाई। चेक पोस्ट से 100 से ज्यादा सोल्जर नंगी तलवारें लेकर हमारे पीछे आने लगे। 2 मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें लीड कर रहे। आधी रात में जगाए जाने से फ्यूरियस, मैंने अपने आदमियों को लालटेन बुझाने और आगे बढ़ते रहने को कहा। फिर मैं उन्हें टाइम देने के लिए अकेले पीछे रुक गया। मैं अपने घोड़े के साथ लंबी घास में छुप गया और अपनी सबसे अच्छी भेड़िए की आवाज निकाली। ने परफेक्टली वर्क किया। ये सोल्जर्स भेड़ियों से डरते थे। यह एरिया रात में शिकार करने वाले झुंडों के लिए मशहूर था। दोनों ऑफिसर्स इमीडिएटली एक दूसरे से बहाना बनाने लगे। एक ने दावा किया कि उसके पेट में दर्द है। दूसरे ने जोर से पाद मारकर प्रूफ किया कि वो भी सिख है। उन्हें खुद को यकीन दिलाया कि हम शायद शियाओ शुओ के लोग नहीं हैं। आखिरकार इतने घने अंधेरे में इतनी दूर ट्रेवल करके उन्हीं भेड़िए का शिकार हुआ। मुड़े और आपस अपनी पोस्ट पर मार्च करे गए। मैं तब तक वेट करता रहा जब तक उनकी मशालें छोटी बिंदुओं में नहीं बदल गई। घोड़े पर सवार होकर अपने कारवान के पीछे सटपट दौड़ा। आधा घंटा मैंने उन्हें पकड़ लिया। आदमियों के एंकल्स में मोच आ गई। एक घोड़ा लगभग कीचड़ में फंस गया था, लेकिन हर कोई बच निकला। हम भोर से पहले शोंग काउंटी सिटी के बाहर की इलाके में पहुंच गए। विशाल गेट बंद थे। एक टाइम कर्फ्यू चले लिए गार्ड्स ऊपर दरवाजों पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। मैंने सबको आराम करने को कहा। किरण के साथ गेट्स खुलने पर हम अंदर एंट्री लेंगे। साथ में लगभग 70 मील तक दुश्मन इलाके में मार्च करने के बाद पहली चीज जो मैं करना था वो दरवाजा जल्दी नॉक करना और खुद पर ध्यान खींचना था। आदमियों ने ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के करीब आकर बैठना सही समझा। कुछ छींक रहे थे। बिना किसी कंप्लेन के एग्री दी। हम यहाँ तक आ गए थे। थोड़ा सा और 1 घंटे बाद सुबह हुई और सिटी गेट्स खुले। हम अंदर आ रहे मर्चेंट्स और फार्मर्स की स्ट्रीम में शामिल हो गए। एक गेट इंस्पेक्टर ने हमारे कारवान को शक की नजरों से देखा। फिर तौर पर वाइन ट्रांसपोर्ट करने वाले किसी भी शाओ सरनेम वाले स्थान पर नजर रखने को आ चुके थे। मैंने उसे किनारे खींचा। उसके हाथ में चुपचाप 5 सिल्वर टेल्स सरका दिए। वह मुस्कुराया और अनाउंस किया कि हमारी बास्केट में आलू थे। बस हमें हाथ हिलाकर अंदर भेज दिया। सिटी के अंदर मैंने अपने सारे आदमियों के लिए 100 व्हीट बंस, 10 उबला हुआ मीट खरीदा
पर ऐसे टूट पड़े जैसे कोई दावत है। मुश्किल से कुछ बाइट निकल पाया। खाना पत्थर जैसा था और तेल वाला था, बस सादे पानी में की भर नमक डालकर उबाला हुआ। पर मेरे आदमी के लिए यह एक लग्जरी डिनर था। मैंने वेल्दी नॉर्दर्न क्वार्टर में ली की रेजिडेंस ढूंढ ली। जगह इम्प्रेसिव थी, चौड़े दरवाजे, पत्थर के शेर, 10 घोड़ों के लिए पोस्ट। मैंने दरबार को ली टोकन दिखाया। कुछ मिनट्स बाद अच्छे कपड़े पहने मैं तेजी से चलकर बाहर आया। उसका नाम ली होंग था, जिनका भतीजा स्टेट का करंट मैनेजर। वो मेरी उम्मीद कर रहा था कि अंकल ने उसे बताया था कि स्पेशल गेस्ट वाइन और आर्मर के साथ आएगा, उसे बहुत इज्जत से ट्रीट करना है। सम्मान के साथ हमने आंगन में वाइन के 40 जार तारे और एक में 25 जीन, टोटल 1003। हमने एक बाउल टेस्ट किया, तुरंत उसकी तारीफ की। मुझे 1,000 के 10 बैंक नोट्स दे थमा दी। 1000 सिल्वर टेल्स। सजेस्ट किया कि घर जाते वक्त मैं चोरों का अटैक बचने के लिए बैंक नोट्स का यूज करूं। उसकी इस सोच को अप्रिशिएट किया, लेकिन मेरी एक ज्यादा अर्जेंट नीड थी। क्या मैं इसके बदले में कुछ नमक ट्रेड कर सकता हूँ? हंग की आंखें चमक उठी। मुझे कुछ बेहद वैल्यूएबल बातें बताई। फैमिली शोंग काउंटी में सोल डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है। ली हाउस होल्ड की अपनी खुद की इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन, टेंशन, मिलिट्री यूनिट, सोल्जर फैमिलीज और के घोड़ों के लिए भारी मात्रा में सोल्ट कंज्यूम करती थी। इसलिए ने सालों पहले से एक सेपरेट सोर्स सिक्योर कर लिया था। अब दिक्कत ये थी कि उनका करंट स्टॉक लगभग डिप्लीट हो चुका था। उसके पास जो बचा था वो सबसे लोएस्ट ग्रेड का कोर्स कड़वा नमक था, जो नॉर्मली घोड़ों को खिलाया जाता था। अपन लिए कुछ टुकड़े काले छोटे फलों जितने बड़े क्रिस्टल, जो सख्त डलों जैसे जमे हुए। मार्केट में मौजूद सबसे सस्ते सोल्ट भी नहीं ज्यादा खराब। एयर ने एक बैग खोला और स्मेल से अपनी नाक सिकोड़ ली। येलो सोल्ट और काला है, ने मुझे डाउटफुली देखते हुए कहा, पर मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। दुनिया में हर किसी को यह गार्बेज सोल्ट लग रहा था, मुझे कच्चा माल दिख रहा था। अपनी पुरानी जिंदगी में प्योरिफिकेशन टेक्निक से मैं इस क्रूड हॉर्स सोल्ट को फाइन व्हाइट सोल्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता था, उस तरह का जिसके लिए रईसों ने ओपन मार्केट में 100 टेल्स पर जीन पे करते हैं। ना प्योर और साफ जो नोबल फैमिलीज को भी नसीब ना हो। सिर्फ मेरे लोगों के हेल्थ क्राइसिस का सोल्यूशन नहीं था, पोटेंशियल मेरा अब तक का डिस्कवर किया गया सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट था। एयर उस क्रूड सोल्ट पर नाक सिकोड़ रहा था। मुझे वो सोना दिखाई दे रहा था। मैंने 10 टेल पर जीन के हिसाब से 1000 जीन का पूरा स्टॉक खरीद लिया। इन सेल से मिली पूरी 1000 खर्च कर दी। डी को लगा कि मैं हॉर्सेस को खिलाने वाला। तो कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस कच्चे गार्बेज को प्योरीफाई करके फाइन व्हाइट सोल्ट बना सकता हूँ, जिसकी कीमत मेरे पे गए हमसे 10 गुना ज्यादा हो। हम बैम्बू आर्मर को लेकर थोड़ा शक में था। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। कोई मेटल प्लेट्स नहीं, सिर्फ बुना हुआ बांस। सभी 500 सेट्स हॉस्पिटल में अपने अंकल को फॉरवर्ड के लिए एग्री किए। पूरे 50,000 के बजाय सिर्फ 5,000 टेल्स पे किए। ने एक्सेप्ट कर लिया। एक बार लीड इन खुद उमर को टेस्ट करेगा तो वो इसकी वैल्यू समझ जाएगा। यंग ने मुझे डिनर और ड्रिंक्स के लिए रुकने का इनविटेशन दिया, लेकिन बैम्बू गार्डन को अनप्रोटेक्टेड छोड़ने को लेकर मैं अंदर से एक सी घबराहट महसूस कर रहा था। ते मैं झटक नहीं पा रहा था। पोलाइटली मना कर दिया और हम मिड मॉर्निंग तक वहां से निकल गए। वापस आते समय मैं काउंटी के पास आकर एक वाइन स्टेक पर रुका और 4000 टेल में 2000 चीप वाइन, 600 टेल में 20,000 और 300 टेल में छोटे आम वाले मवेशी खरीदे। मिलिट्री चेक पोस्ट के पास के घुमावदार रास्ते के लिए 2 पैर तक बैक माउंटेन्स हुए बैम्बू गार्डन्स पहुंच। घर पहुंचकर बहुत खुश हूँ, पर जिस मोमेंट मैंने विलेज में एंटर किया मुझे कुछ गड़बड़ लगी। बैम्बू फॉरेस्ट खाली था, कोई हार्वेस्टिंग नहीं कर रहा था। विलेज की सड़कें सुनसान थी। मैनर के बाहर प्रोसेस की गई बैम्बू स्ट्रिप्स के सुतरे बड़े ढेर बिखेर कर रौंद दिया गया था। औरतें आर्मर की वीविंग कर रही थी, वो गायब थी। भी एक दरवाजे से खुल एक औरत चिल्लाती हुई आई, और वापस आ गए हैं और दरवाजे खुले। विलेजर सड़क पर उमड़ पड़े। औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी डरे हुए लग रहे थे। होल्डिंग अपने एक घायल हाथ को पकड़ते हुए घबराते हुए मेरी तरफ आए। मुझे सब कुछ बताया। सुबह काउंटी मजिस्ट्रेट ने सोल्जर्स भेजे। बार कोई कांस्टेबल्स नहीं, कई 100 आदमियों, पूरी एक फुल आर्चरी बटालियन। उन्होंने हम ना कोई पोजीशन के आर्मर बनाने का आरोप लगाया, जिसे वे देशद्रोह कहते थे। उन्होंने मेरी तीनों पत्नियों को अरेस्ट कर लिया था। सोल्जर्स ने लड़ने की कोशिश की थी, ये लोग मर गए, जो लोग घायल थे, लेकिन किसानों का धनुष के सामने कोई मुकाबला नहीं था। कुचल दिए गए थे। मेरा खून जम गया। एक्जैक्टली पता था कि क्या हो रहा था। इंपीरियल लॉ के तहत प्राइवेट आर्मर पर बैन, खास तौर पर नए मेटल आर्मर ब्रोंज या आयरन प्लेट्स पर था। कपड़े और बिना मेटल कंपोनेंट से बैम्बू वीविंग एक गियर
ग्रे एरिया आती थी, से अथॉरिटीज नॉर्मली इग्नोर कर देती थी। एम्पायर में हजारों लोगों के पास ऐसी चीजें थी। मजिस्ट्रेट मुझे स्पेसिफिकली टारगेट बनाने के लिए जानबूझकर कानून को मोड़ कर उस कर रहा था। अपना बहाना मिल गया था। उसने मेरी पत्नियों को मोहरे के तौर पर ले लिया था। जब मैं दूर था तब सबसे बुरा हो चुका था। तीनों पत्नियां मजिस्ट्रेट के मैंशन में लॉक। स्टेट में शियाओ कुआन अपनी बैसाखी के साथ लड़खड़ाते हुए आया था, मेरी पत्नियों पर टपकाते हुए। मैं ऊपर असोल्ट करने ही वाला था। उसका अंकल होंगबा अंदर था और उसे रोक दी। शराफत की वजह से नहीं बल्कि रणनीति की वजह से। ऊपर भारी कर्ज था। अगर शियाओ कुआन उन्हें छू लेता तो लीगली उन कर्ज का वारिस बन जाता। करना बेटर था। एक बार जब वह मुझे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो मैजिस्ट्रेट बॉर्डर गार्ड किंग को अर्जी देगा कि और उन्हें औरतों को उनके ओरिजिनल क्राइम्स के लिए एग्जीक्यूट कर दिया जाए। एग्जीक्यूशन पेपर्स हाथ में आने के बाद शियाओ कुआन पहले उनके साथ जो चाहे वो कर सकता था। शियाओ कुआन ने अपने अंकल को जीनियस का वे बिजनेस की तरफ मुड़े। कंट्री में सोल्ड प्राइसेस को और भी हायर उठाने की प्लानिंग कर रहा था। कुआन को चिंता थी कि इससे उसके हॉर्स रेंज के पास शांति फैल सकती है, बट मजिस्ट्रेट ने इस कंसर्न को डिसमिस कर दिया। आम लोग फाइट बैक नहीं कर सकते थे, वे बस कटने वाली भेड़ें थी। अभी ये डिटेल्स पता नहीं थी तो मुझे इनफ पता था। मेरी वाइफ होस्टेजेस थी। आरोप देशद्रोह का था, आर्मर बनाने का। जो आदमी उन्हें पकड़े हुए था वो खुद काउंटी मैजिस्ट्रेट था। विलेजर्स के साथ लड़ते हुए अंदर घुसना सुसाइड होता। यहाँ तक कि मेरे बैम्बू स्पीयरमैन भी के प्रोफेशनल आर्चर्स के सामने नहीं सकते थे। एक गवर्नमेंट सीट पर अटैक करने से वो असली देशद्रोह का चाल मिल जाता जो वे चाहते थे। इसलिए मैं अकेले जाना बेहतर समझा। सीधे काउंटी कोर्ट हाउस में वॉक कर गया। गार्ड दौड़कर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करने आया। कोई नौजवान मुकदमा फाइल करने की डिमांड करते हुए जबरदस्ती अंदर घुस आया है। गार्ड ने बताया कि उस आदमी का दावा है कि केस निजी तौर पर मजिस्ट्रेट से जुड़ा है। जो भी उसे बाहर फेंकने की कोशिश करेगा उसे पछतावा हो। मजिस्ट्रेट का पहला इंस्टिंक्ट मुझे वहीं पीट पीट कर मार डालने का था। फिर वो हिचकिचाया, वो अगर इस पर्सन की कोई पावरफुल बैकिंग हो। वेश बदल कर ट्रेवल करने वाले नोबल्स के बारे में सुना था। एक गलत समझने का मतलब पूरी एक फैमिली का एग्जीक्यूशन हो सकता था। वो भागता हुआ कोर्ट हाउस में आया, अपनी सीट ली। पहले ही मेन हॉल के सेंटर में खड़ा था। जब वह अंदर आया, गार्ड्स की लाइनों से घिरा हुआ अपने डंडे पीट रहे थे और ऑर्डर चिल्ला रहे थे। उसने अपना हथौड़ा जोर से पटका। अपना नाम बताओ। मैंने उसे सीधा अपने आंखों में देखा। शियाओ शाह, शियाओ क्लैन का बेटा, ऑर्डर गार्ड किंग की अथॉरिटी के बैम्बू गार्डन टेरिटरी का लॉर्ड। बाय द वे, शियाओ फैमिली रूल्स के तहत हमारे घराने के मेंबर को किसी भी कोर्ट में घुटने टेकने छूट है। उसे बैठने के लिए सीट ऑफर की जानी चाहिए। ट्रस्ट की तुम्हें प्रोटोकॉल पता है। चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने अभी अभी अपने भतीजे को कहा था मैं यहाँ आने की कभी भी हिम्मत नहीं करूंगा, और मैं यहाँ कोर्ट हाउस के बाहर था। शहर के लोगों की एक भीड़ देखने के लिए एंट्रेंस पर चिपकी हुई थी। शियाओ कुआन अपने अंकल के पीछे आया था। मुझे वहाँ खड़ा देखकर अपनी से लगभग गिर पड़ता। और ली हंग डी डेंशिंग का पति इत्तेफाक से किसी काम से गुजर रहा था। उसने मुझे भीड़ में स्पॉट किया, देखने के लिए रुक गया कि मैं क्या करने वाला। यहाँ तक कि वो भी बता सकता था कि मैजिस्ट्रेट घबराया हुआ लग रहा था। मैं शेर की मांद में चला गया था, बट मैं लड़ने नहीं आया था, जीतने आया था। कोर्ट हाउस में खड़ा रहा और वो अपने इल्जाम फेंकने दिए। प्राइवेट आर्मर मैन्युफैक्चरिंग, देशद्रोह। उसने अपना हथौड़ा ऐसे पटका जैसे वह पहले ही जीत चुका हो। बाहर खड़ी भीड़ सांसें रुक गई। एक ओल्ड मैन ने कहा खत्म हो गया। किस स्कॉलर ने नाम में अपना सिर हिलाया। शियाओ कुआन अपनी बैसाखी पे प्रैक्टिकली नाच रहा था। यहाँ तक कि ली होंग जो क्राउड से वॉच कर रहा था, पसीने आने लगे। पहले कैलकुलेट कर रहा था कि मुझे केस करवाने के लिए मजिस्ट्रेट को रिश्वत देने में कितना पैसा लगेगा। मैं बिना तैयारी के नहीं आया था। मैंने अपनी आवाज ऊंची की कि हर कोई सुन सके। इलीगल आर्मर के बारे में बात करना चाहते हो? चलो उन 500 आर्म्ड प्राइवेट सोल्जर्स की बात करते हैं। तुमने ईस्ट रिवर वैली में पाकर रखा है। फुल मेटल आर्मर एक के पास। इंपीरियल लॉ के तहत 100 से ज्यादा आर्म ट्रूप वाला कोई भी नॉन रॉयल ऑफिशियल देशद्रोह कर रहा है। 500 या उससे ज्यादा तीन पीढ़ियों को फांसी देगा। हेंगवा के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। ऑपरेशन उसका सबसे गहरा राज होना चाहिए था। कहलाया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं बोलता रहा। तुम्हारा ऑफिशियल सोल्ड बिजनेस एक दिखावा है। तुम ब्लैक मार्केट को सप्लाई करते हो, डाकुओं को सोल्ड बेचते हो, और तुम नॉर्दर्न बारबेरियंस को सोल्ड शिप करते हो। दुश्मन की मदद करना कैसा क्राइम जो खुद रेबेलियन के बराबर है। आने से पहले मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। मुझे पता था कि शियाओ कुआन के फादर एक बॉर्डर गार्ड किंग्स हाउस होल्ड के अंदर बहुत सारे
दुश्मन थे तेया और एक मेजर इंटेलिजेंस ट्रेडिंग मर्चेंट हाउस के थ्रू होंग के क्राइम की डिटेल्ड एविडेंस खरीदे थे। उसका कॉस्ट मुझे वाइन का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट पड़ी थी। इन्फॉर्मेशन उससे कहीं ज्यादा कीमती थी। स्टेट घबरा गया और उसने 4 गार्ड्स को मुझे पीटने और मौत के में फेंकने का ऑर्डर दिया। भी मैंने अपना फाइनल कार्ड प्ले किया। पहले ही 50 राइडर्स को फास्ट हॉर्सेस पर कैपिटल की तरफ भेज दिया है। एक के पास प्रिंटेड नोटिस इन सभी इल्जामों की 100 कॉपीज हैं। तो मैं सेफली घर नहीं लौटा। कुछ ही दिनों में इंपीरियल कोर्ट में हर एक इंसान एग्जैक्टली जान जाएगा तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी ऑफिशियल है नहीं जाएगी, फिर भी उसके साथ जाए। अंगवा ने मुझे घूर वापस घूरा। हमने एक दूसरे को ही आंख देखा। उसने काफी देर तक मेरे घूरने को झेला, फिर उसकी आंखें झपकी। उसने गार्ड्स को वापस अपनी पोजीशन पर जाने का इशारा किया। एक सीनियर गार्ड जोर से चिल्लाया, केस बहुत कॉम्प्लेक्स है और कोर्ट बंद हो रहा है। उन्होंने सबको बाहर धकेल दिया। लियांग, शाओक्वन और सारे स्पेक्टेटर्स बाहर, और दरवाजे जो जोर से बंद कर दिए गए। एक प्राइवेट रूम में हुआंग विनहा ने अपना सारा नाटक छोड़ दिया। तुम जीते, तुम्हें क्या चाहिए? उसकी आंखें एक सांप जैसी थी और मैं उनके पीछे का डर देख सकता था। मैंने शांति से अपनी शर्तें रखी। पहला, मेरी तीनों पत्नियों को तुरंत छोड़ दो, सारे चार्जेस वापस लो। दूसरा, कि एक पब्लिक स्टेटमेंट लिखो। आर्मर वाला इल्जाम एक गलत फैमिली थी, साथ में एक फॉर्मल अपॉलॉजी। तीसरा, मुझे शाओकुन का एंटायर हाउस रेंट चाहिए। हर एक हैसेट, हर एक हाउस, घोड़ा, हर एक सिक्का मेरे नाम पर ट्रांसफर होना चाहिए और पेपर वर्क बॉर्डर कार्ड किंग को अप्रूव के लिए सबमिट होना चाहिए। मैंने उसकी सोल्ट मोनोपोली को भी मांगने की सोची थी, बट फिर इरादा बदल दिया। मेरे पास पहले से ही लीड इंशिन का सप्लाई चैनल था। इतने करप्ट इंसान से सोल्ट लेना मतलब खुद जहर खाने जैसा था। वांग वेन हा ने मुझे ऐसे घूरा जैसे वो मुझे फाड़ डालेगा, बट वो हर बात के लिए एग्री हो गया। मेरी पत्नियां रिहा हो गई। पब्लिक अपोलॉजी, हॉर्स रेंस आज ही ट्रांसफर होगा, कुछ दिन बाद नहीं, ताकि उसे कोई स्कीम सोचने का टाइम मिल जाए। आधे घंटे बाद कोर्ट हाउस के दरवाजे फिर से खुले और भीड़ फिर से अंदर घुसने लगी। हांग खड़ा हुआ और फॉर्मली अनाउंस किया कि मुझ पर लगे आर्मर चार्जेस बेसलेस थे। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो इस गलती के लिए सबके सामने अपॉलॉजी मांगेगा। फिर उसने मेरी पत्नियों को अंदर लाने का ऑर्डर दिया। ये चिंग रोते हुए मेरी तरफ दौड़ी और बोली कि उसे लगा था कि वो मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगी। म्याओ की आंखें आंसुओं से चमक उठी। टिया ने हम सबको इतने जोर से गले लगाया कि उसने मुझे लगभग गिरा ही दिया था। मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ कर दे कि मैं लेट हो गया था और तुम्हें इतना सहना पड़ा। बाहर खड़ी भीड़ हैरान थी। मजिस्ट्रेट का माफी मांगना, उन प्रिजनर्स को छोड़ना जिन पर उनके देशद्रोह का अपमान लगा हुआ था। लोग फुसफुसाने लगे। शायद उस नौजवान ने जो कोर्ट यार्ड में कहा था वो आखिरकार सच था। याओ कुआन भीड़ में खड़ा था, अविश्वास से जमा हुआ। उसका पावरफुल अंकल पूरी तरह से घुटने टेक चुका था। फिर वो फिसला और जमीन पर गिर पड़ा, अपनी टूटी हुई टांग की वजह से उठने में नाकाम। दर्शक उस पर जोर से हंसने लगे। मैं चलकर उसके पास गया और उसके बगल में खड़ा हुआ। को कहा, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए श्याओ, तुम्हारी याद आई। उसका चेहरा लाल और बैंगनी होने लगा। उसने मुझे हवा में ना उड़ने की चेतावनी दी। मैं मुस्कुराया और उसे बताया कि अब हॉर्स रेंज मेरा है और मैं सोच रहा हूँ कि जब बॉर्डर गार्ड किंग को इस सब के बारे में पता चलेगा तो फिर उसका क्या होगा। क्या उसे मेंशन में शांति से सड़ने दिया जाएगा या वे इसका स्टेटस छीन कर उसे कॉमनर की तरह बाहर फेंक देंगे। क्या कुआन की आंखें फैल गई, उसका दिमाग काम करना बंद कर गया। वो वहीं ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया। ली होंग ये सब भीड़ से देख रहा था, अपनी एक्साइटमेंट को मुश्किल से रोक पा रहा था। उसने मुझे एक इशारा दिया जिसे मैंने बिना उसके पास गए वापस लौटा दिया। मैं पब्लिकली उसे जोड़ना नहीं चाहता था ताकि ओएंग रिवेंज के चक्कर में उसे टारगेट न बना ले। उसी दोपहर मैं हॉर्स रेंज की ग्रैंड मैनार के अंदर खड़ा था, जो बैम्बू गार्डन की मेरी जगह से कम 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। 48 सर्वेंट्स अपने नए मास्टर का स्वागत करने के लिए लाइन में खड़े थे। शाओकुआन अपनी बैसाखी के सहारे खड़ा था, अपने अंकल की कपा देने वाली घूरती नजरों के नीचे मुझे सब कुछ सौंप रहा था। पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स, लैंड मैप्स, वेयर हाउस कीज, लाइफ स्टॉक इन्वेंट्रीज और फाइनेंशियल लेजर्स। वो एक हारे हुए मुर्गे की तरह लग रहा था। सिर झुका हुआ, आत्मा कुचली हुई। मैंने सब ले लिया। हॉर्स रेंज, घोड़े, पैसा, जमीन, लोग, जो कुछ भी जियाकुआन ने बिल्ड किया था वो सब अब मेरा था। उस शाम मैं अपनी बीवियों के साथ हॉर्स रेंज मैनार में सेटल हो गया। यह जगह शानदार थी। कई सारे कोर्टयार्ड्स, 48 सर्वेंट्स, घोड़ों से भरे स्टेबल्स, कैटल्स, भेड़े और घास के मैदान, चरते हुए कैमल। प्रॉपर्टी के बीच से एक नदी भी बहती थी। वह बैम्बू गार्डन से 5 गुना ज्यादा बड़ी और उपजाऊ थी। ने शाओकुआन के सभी वफादारों को पहले ही बाहर निकाल दिया था। उसके बचे हुए किलर्स को भी निकाल दिया था। उसके पर्सनल सोल्जर्स को वापस भेज दिया। उन सब की जगह मैंने अपने 50 आर्म्ड स्पीयरमैन,
15 क्रॉसबोमैन और 50 एडिशनल गार्ड तैनात कर दिए जो नाइट वॉच की शिफ्ट्स बदलने का काम करते थे। डिनर के लिए मैंने अपनी वाइफ को उस भयानक अनुभव के बाद कंफर्ट देने के लिए कुछ स्पेशल बनाने का प्लान किया। हॉट पॉट विद लैम्प। मैंने अपने खुद के मसालों के साथ प्रॉन्स ब्रोथ तैयार किया। ब्रोथ उबाला और उसमें 5 जीन फ्रेश कटा हुआ मटन डाला। हिचिंगमिन ने एक बाइट लिया और उसकी आंखें चमक उठी। म्याओ श्वेदा ने भी वही किया। टिया ने मेज जोर से पीटी और वाइन की डिमांड की। मैं एक स्पेशल बैच लेकर आया। वो डिस्टिल्ड शराब नहीं थी जो मैं बेचता था, बल्कि वो लिक्विड जो मैंने एकदम शुरू से ग्रेन को फ्रेश बैम्बू ट्यूब्स में फर्मेंटेड करके बनाया था। बैम्बू ने इसे क्लीन और क्रिस्प फ्रेग्रेंस दी, जिसने इसे मेरी बनाई गई अब तक की सबसे बेहतरीन चीज से ऊपर उठा दिया था। टिया ने अपना बाउल खाली कर दिया। उसके गाल लाल हो गए। उसने कहा कि यह कमर्शियल बैच से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। म्याओ अभी भी टेंशन में थी। उसने मुझे याद दिलाया कि होंगवा इस अपमान को भूलेगा नहीं। चिचिंगवेल ने भी चिंता जताई। हम दुश्मन के इलाके में सो रहे थे, पर मैंने उसके लिए तैयारी कर ली थी। जब मेरी वाइफ सो रही थी, मैं जाग रहा था और असली खजाने पर काम कर रहा था। वो 1000 जीन को क्रूड सोल्ट जो मुझे ली से मिला था। अपनी ओल्ड वर्ल्ड की केमिस्ट्री नॉलेज का यूज करके मैंने नमक को पानी में घोला, फिर फिल्ट्रेट और केमिकल सेपरेशन स्टेप्स की एक सीरीज के जरिए सिस्टमेटिकली हार्मफुल इम्प्योरिटीज को निकाल दिया। इसमें पूरी रात लग गई। घोलने में 1 घंटा, प्योरिफिकेशन में 2 से ज्यादा। फिर मैंने हर मौजूद बर्तन में भर दिया और साफ पानी को उबालना शुरू किया ताकि पानी उड़ जाए और प्योर सोल्ट क्रिस्टल्स रह जाएं। सुबह तक चल रहा था ये प्रोसेस। मैंने सनरे की एक वाइफ को औरतों की एक टीम का इंचार्ज बना दिया ताकि वे आग को जलता रखे और बर्तनों का ध्यान रखें और यह पक्का करें कि नमक जले बिना पानी पूरी तरह से उबल जाए। 1000 जीन क्रूड सोल्ट से लगभग 600 या 700 फाइन व्हाइट सोल्ट निकला, तो किस जो नोबल फैमिली को कम से कम 100 टेल्स पर जीन पर मिलती है। और फिर भी इसे लगभग ढूंढना नामुमकिन था। मेरे लोगों को नमक की सख्त जरूरत थी, पर जो बच जाएगा वो मेरा सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में से एक बन जाएगा। मैं घोड़े के चारे को रईसों के लग्जरी में बदल रहा था ये, और इस दुनिया में किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि कैसे। मैं लगभग दोपहर तक सोया। रात भर के उस नमक के काम ने मुझे पूरी तरह थका दिया था। तभी सनियर की वाइफ अंदर भागी। एक्साइटमेंट के मारे उससे सांस भी नहीं ली जा रही थी। नमक तैयार था। मैं भागकर 3rd कोर्टयार्ड के ईस्ट विंग में गया। वहाँ हर पोट के तल में वो प्योर व्हाइट क्रिस्टल्स की एक मोटी लेयर थी, बारीक साफ। उस येलो ब्लैक कचरे का कोई नामो निशान नहीं, जिसने सबको एक दिन पहले उल्टी ला दी थी। कोई कड़वाहट नहीं, कोई भी अजीब महक नहीं। साफ सुथरा नमक, एकदम ताजी बर्फ की तरह सफेद। मैंने एक चम्मच से थोड़ा सा निकाल उसे पलट कर देखा। परफेक्ट। अभी सनेर की वाइफ मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई, शर्मिंदा पर मजबूर। उसके तीनों बच्चे चक्कर खाकर लगातार नमक की कमी की वजह से सो रहे थे। उसने पूछा कि क्या वह अपने पति की पगार में से काटकर थोड़ा सा खरीद सकती है। मैंने उसकी तरफ देखा। अपनी 30s की एक औरत, रात भर जागने की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, पसीने से लथपथ, एक ईमानदार चेहरा। उसने बिना किसी कंप्लेंट के मेरे लिए उन बर्तनों की रखवाली करी, वो भी पूरी रात। क्रूड सोल्ट को भूल जाओ, मैंने उससे कहा। यह पूरी 1 जीन फाइन सोल्ट घर ले जाओ और तुम सब में से हर औरत आधा जीन ले जाओ। वो जम गई। आधा जीन फाइन सोल्ट ओपन मार्केट में 50 टेल्स का बिकता था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके जैसा भी कोई इतना प्योर सोल्ट टेस्ट कर सकता है। तनेर की वाइफ अपने घुटनों पर गिर पड़ी, रोते हुए, कसम खाते हुए कि वो जिंदगी भर वफादार रहेगी। बाकी 5 औरतों ने भी ऐसा ही किया, सिर झुकाते हुए। मैंने उन्हें रोका नहीं। इस पुरानी समानती दुनिया में उनका ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करना ही ट्रस्ट बनाने का सही तरीका था। उन्हें बहुत कैजुअली उठाने से वे सिर्फ कंफ्यूज ही होती। मैंने उन्हें बताया कि मैं आज 2 और बेड़े काटूंगा ताकि हर किसी को मीट मिल सके। तनेर की वाइफ अपना 1 जीन नमक और 2 जीन लैम्ब लेकर जल्दी से घर गई। उसने अपनी 5 साल की बेटी को जमीन पर पाया। उसका 8 साल का बेटा उसे घबराहट में पकड़े हुए था और 2 साल की बच्ची रो रही थी। बच्ची बुरी तरह नमक की कमी से जूझ रही थी। सनेर की वाइफ ने पानी में चुटकी भर नमक भरा, घोला और उसे अपनी बेटी के मुंह में डाल दिया। बच्ची की आंखें खुल गई। उसने अपनी माँ की तरफ ऊपर देखा और फुसफुसाई, क्या मैं अभी जिंदा हूँ? उस मोमेंट में मुझे वो सब कुछ बात याद दिलाई कि जो मुझे ये जानने के लिए चाहिए था कि मैं किसकी वजह से लड़ रहा हूँ। ये अब पैसा या रिवेंज के बारे में नहीं था। मेरे लोग किसी एक ऐसी चीज की बूंद के लिए मर रहे थे जिसमें मैं बहुत मात्रा में बना सकता था। मेरे बनाए हुए व्हाइट सोल्ट का हर पोर्ट जाने बचा सकता था, और जो बचेगा वो सब बाकी चीजों के लिए पैसा जुटाएगा। सोल्ट एकदम परफेक्ट बनकर बाहर आया। 1000 जीन क्रूड येलो हॉर्स फीड से 800 जीन प्योर व्हाइट फाइन सोल्ट, स्नो व्हाइट क्रिस्टल्स, कोई कड़वाहट नहीं, कोई स्मेल नहीं। वो नमक जिसके लिए नोबल फैमिली 100 टेल्स पर जीन
पर लड़ मरते थे। मैंने मैनार के 200 लोगों के लिए 50 जीन रखा था। फिर सिया को बैम्बू गार्डन में लगभग 400 जीन बांटने के लिए भेज दिया। सभी 850 विलेजर के लिए हर इंसान को आधा जीन। मेरी पत्नियों को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी कीमती चीज मुफ्त में दे रहा हूँ। मियाओ ने कहा कि यह बर्बादी लग रही है। मैंने उसे बताया कि सिर्फ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ही एक्स्ट्रा रिटर्न देता है। इसी बीच संजय की वाइफ अपना एक जीन नमक लेकर भागती हुई घर पहुंची और देखा कि उसकी 5 साल की बेटी अभी भी सोल्ट डेफिशिएंसी से बेहोश हुई थी। उसने एक चुटकी नमक घोला और फिर से उसे पिलाया। बच्ची ने अपनी आंखें खोली और पूछी, क्या वो जिंदा है? फिर उसके दोनों लड़कों ने नमक का पानी पिया और कुछ ही मिनटों में उनके अंदर जान वापस आ गई। जब उनकी माँ ने सॉल्टेड लैम्प सूप पकाया उस दोपहर, 8 साल के लड़के ने हर एक आखिरी बूंद पीने और कटोरे को चाट कर साफ करने का प्रॉमिस किया। 2 साल की लड़की ने कहा कि वह भी इसे चाटेगी। लंच के दौरान मेरी पत्नियों ने पूछा कि मैं स्टोरेज में पड़े उस 1000 जीन डिस्टिल्ड लिक्वर को बेचने की जल्दबाजी क्यों नहीं कर रहा। सच्चाई यह थी कि शान काउंटी की रोड सब बहुत डेंजरस हो चुकी थी। विनोवा ने हर चेक पोस्ट पर एम्बुश बिठा रखे थे। पिछली नाइट टाइम ट्रिप कई बार लगभग गलत हो ही गई थी। मैं इतनी जल्दी फिर से रिस्क नहीं लेने वाला था। और इसके अलावा वो स्पेसिफिक बैच फंगाई का उधार था। उसने एक मेजर इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग हाउस से मजिस्ट्रेट के क्राइम्स के बारे में इंटेलिजेंस खरीदने के लिए अपने 5000 टेल्स खर्च किए थे। उस इंफॉर्मेशन ने मेरी पत्नियों की जानें बचाई थी। 10 टेल्स पर जीन के हिसाब से यह 1000 जीन लिक्वर एक फेयर पेमेंट थी। फ्रेश इनकम के लिए मेरे पास एक बेटर आइडिया था। हॉर्स रैंच शगुन टाउन को जोड़ने वाली मेन रोड से बस 3 मील दक्षिण में था एक मैसिव ट्रेड राउट जहां 3 रोड्स आकर मिलती थी। इतना चौड़ा कि 3 कार साइड बाय साइड चल सकती। यहाँ का पैदल चलने वाला ट्रैफिक बैम्बू गार्डन रोड पर दिखने वाली भीड़ से 10 गुना ज्यादा था। मर्चेंट, सोल्जर्स, ट्रैवलर्स सब लगभग रोज गुजरते थे। तनेर से कहा कि ठीक वहीं एक रोड साइड स्टॉल बिल्ड करने में मेरी हेल्प करे। अपनी कुकिंग के साथ साथ अपनी खुद की ब्रीव्ड प्रीमियम लिक्वर 20 टेल्स पर जीन पर बेचूंगा। यह लोकेशन उस बैक माउंटेन ट्रेल से लाख गुना बेहतर थी। एक हफ्ता बीत गया, बिजनेस जोरों पर था और फिर कैपिटल में बैठा ली डेंगिन का मैसेज लेकर एक कबूतर शाह काउंटी में ली हंक्स के स्टेट पर उतरा। नोट में लिखा था, वाइन शानदार है, मुझे जितनी हो सके उतनी चाहिए और बैम्बू आर्मर तो उससे भी बेहतर है। जो कुछ भी तुम्हें मिल सके सब बेच दो। इसे पढ़ते हुए ली हंक के हाथ कांपने लगे। आर्मर को लेकर शक में था और उसका अंकल एक डेकोरेटेड मिलिट्री कमांडर जिसने अपने करियर में हजारों हथियारों और इक्विपमेंट्स को टेस्ट किया था, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह रहा था। लियांग ने मेरे बारे में सोचा। पहली बार सच में समझ गया कि उसके अंकल ने उससे क्यों कहा था कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन की तरह ट्रीट करे से वो आज तक मिला हो। मैं अपना रोड साइड फूड स्टॉल बिल्ड और हॉर्स रेंच चलाने में बिजी था। तब मेरी जानकारी के बिना बोर्ड के दोनों तरफ चालें चली जा रही थी। ली स्टेट पर ली हंक को अपने अंकल का पिजन मैसेज मिला और वह हैरान रह गया। लीडिंग को वाइन की हर एक ड्रॉप और बैम्बू आर्मर का हर एक सूट चाहिए था जो मैं प्रोड्यूस कर सकता था, पर मैंने एक हफ्ते से कुछ भी डिलीवर नहीं किया था। रोड्स बहुत ज्यादा खतरनाक थी। लियांग अपने स्टडी रूम में बेचैनी से टहला, फ्रस्ट्रेटेड। वह शाओन काउंटी में और ज्यादा करना चाहता था। मर्चेंट गिल्ड पर कब्जा करना चाहता था। वांग विनोहा के खिलाफ एक कोएलिशन बिल्ड करना चाहता था, पर मजिस्ट्रेट बहुत ज्यादा जमा हुआ था। बिजनेस, गवर्नमेंट, मिलिट्री फोर्स में उसकी पावर उसकी किसी भी चीज को बिना बोना कर सकती थी जिसे लियांग लोकली जुटा कर सकता था। लियांग खुद भी एक बार विक्टिम रह चुका था। उसने अपनी स्कॉलर्स डिग्री ईमानदारी से हासिल की थी, लेकिन उसे किसी ऐसे इंसान ने आइडेंटिटी फ्रॉड के जरिए लूट चुरा लिया जो उस करप्ट फैक्शन से कनेक्टेड था जिसे हैंक सर्व करता था। उसने मुझ तक पहुंचने का फैसला किया। उसने अपने स्टेवार्ड को जनरस गिफ्ट्स के साथ भेजा। मेरे लाइफ स्टॉक के लिए 2000 जीन क्रूड सॉल्ट, बचे हुए आर्मर पेमेंट्स को कवर करने के लिए 5000 सिल्वर टेल्स, तो मुझे टाइम मिलने पर शायांग काउंटी विजिट करने का एक इनविटेशन। वो अब सिर्फ बिजनेस से ज्यादा बात करना चाहता था। इस बीच हंगवा हार मानने से बहुत दूर था। उसने और जियाकुआन ने पूरा हफ्ता काउंटी के फाइनेस्ट एस्टेब्लिशमेंट पर मजे करते हुए बिताया था। जियाकुआन का पैर अब इतना ठीक हो गया था कि वह बिना बैसाखी के चल सकता था। वह बदले के बारे में सोचते हुए अंकल के पीछे खड़ा रहा, पूछता कि वो ओल्ड फोक्स मेरे बारे में कुछ करता क्यों नहीं है। यंग वैन वहां मुस्कुराया, अपनी वो सांप जैसी मुस्कान। एक समझदार आदमी सही वक्त का इंतजार करता है। मैं जानबूझकर उसे रिलैक्स होने दे रहा हूँ। उसका गार्ड नीचे गिरने के बाद ही हम उसे क्लीन वार करेंगे। मैंने काउंटी को सालों से कंट्रोल किया है। तुम्हें क्या लगता है एक बैम्बू विलेज का लड़का मुझे मात दे सकता है? जियाकुआन की आंखें चमक उठी कि अंकल के पास एक प्लान था। घर वापस जाते समय अंगवेनुआ ने अपनी पब्लिक परफॉर्मेंस चालू कर दी। अपनी ऑफिशियल सेडान चेयर में सड़कों से राइड करने
करते हुए, गार्ड्स के गिरवा, एक केयरिंग मैजिस्ट्रेट का नाटक करते हुए, जब एक रोती हुई औरत ने खुद को उसके जुलूस के सामने फेंक दी, अपने मारे गए पति के लिए इंसाफ की भीख मांगते हुए उसके आदमियों से भगाने के लिए अपनी तलवारें निकाल ली, लेकिन हांगमान ने एक वार्म और फादरली आवाज में पुकारा, गार्ड्स को सिटीजन के साथ रिस्पेक्ट से पेश आने का ऑर्डर दिया और उसकी अर्जी अपने पास लेने को कहा। बेड ने उसको एक राइटियस ऑफिसर कहकर उसकी तारीफ की। मुझे अभी तक इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था, पर यह शांति टिकने वाली नहीं थी। वांग वेनहाई अपना चाकू तेज कर रहा था, पल का वेट कर रहा था जब मैं अपना गार्ड डाउन कर दूंगा, और ली हंग सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर से कुछ ज्यादा बनने की प्रिपरेशन कर रहा था। गेम बड़ा होता जा रहा था और मैं बिल्कुल उसके सेंटर में था। हालांकि मुझे अभी डिटेल्स पता नहीं थी। वांग वेन हुआ पहले से अपना मूव प्लान कर रहा था। एक रात के बाद घर लौटते समय एक बेबस गर्भवती औरत ने खुद को उसकी पालकी के सामने फेंक दिया, जस्टिस की भीख मांगते हुए। उसके पति को बिना पे किए गए वेजेस मांगने पर उसके एम्प्लॉयर ने पीट पीट कर मार डाला। वांग वेन हुआ ने क्राउड के सामने उसकी पिटीशन एक्सेप्ट करके एक ग्रैंड शो किया, कंपैशनेट मैजिस्ट्रेट का नाटक करते हुए, बट अपनी कुर्सी के अंदर उसे एक्यूज्ड आदमी के नाम पर एक नजर डाली, कुराया और पिटीशन को किनारे फेंक दिया। एक्यूज्ड उसका एक रेगुलर रिश्वत देने वाला था। वह केस को हैंडल करने के लिए उस आदमी को कुछ हजार टेल्स निचोड़ेगा, पैसा अपनी जेब में, और उस विधवा को कुछ नहीं मिलेगा। शियाओ कुआन ने अपनी थोड़ी सी समझ दिखाते हुए जब रियलाइज किया कि औरत प्रेग्नेंट है तो उसे जाने देने का सुझाव दिया। उसके अंकल ने मुंह बनाया और उसे कमजोर कहा। उसने कहा कि कॉमन पीपल जानवरों से बेहतर नहीं है और कुछ के मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हंग वो हेन ने मेरे खिलाफ किया गया प्लान रिवील किया। हॉर्स रेंज के नॉर्थ में एक गवर्नमेंट लेबर कैंप था, बैलिन माउंटेन पर। 800 से ज्यादा कन्विक्टेड मिलिट्री क्रिमिनल्स जिनके पास कॉम्बैट ट्रेनिंग थी, इन्हें जबरदस्ती पत्थर तोड़ने और लकड़ी काटने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि वे लोकल बैंडिट्स का सफाया कर रहे थे। असलियत में वह कैंप मैजिस्ट्रेट के टूल्स में से एक और था। उसकी स्कीम अपनी क्वालिटी में एलिगेंट थी। इन 800 डेंजरस खतरनाक शिकारियों को रिलीज कर दो और उन्हें हॉर्स रेंज की तरफ पॉइंट मोड कर दो। अगर वे मुझ पर हावी हो गए तो वह उनके अटैक को प्रिजन रायोट का नाम दे देगा। बचे हुए लोगों को फिर से मार डालो या उन्हें गुलाम बना लो और सब कुछ वापस ले लो। अगर मैंने फाइट बैक किया और जीत गया तो वह मुझ पर गवर्नमेंट प्रिजनर्स पर अटैक करने का चार्ज लगा देगा, एक और देशद्रोह का अपराध आरोप। दोनों ही तरह से वह जीतता। शाओ कुआन रोमांच से भर गया। उसका अंकल सच में एक जहरीली ओल्ड फोक्स था। मीनवाइल हॉर्स रेंज के पास मेन रोड पर मेरे रोड साइड स्टॉल इनक्रेडिबल मनी छाप रहा था। लोकेशन एकदम परफेक्ट थी, एक मेजर ट्रेड राउट जहां मल्टीपल रोड्स आकर मिलती थी। यहाँ का ट्रैफिक मेरी भीड़ पहले से यूज की गई किसी भी जगह से 10 गुना ज्यादा थी। पूरे एम्पायर से मर्चेंट्स, सोल्जर्स, ट्रैवलर्स खाने और पीने के लिए रुकते थे। हर दिन मैं 200 टेल जीन पर के हिसाब से लगभग 500 जीन लिक्वर बेचता था। रोजाना करीब 10,000 टेल्स कमाता और इसका खर्चा लगभग हंसी आने लायक था। 3 टेल्स का 100 ग्राम जीन ग्रेट 50 ग्राम से ज्यादा प्रीमियम लिक्विड प्रोड्यूस करता था। हर बेड की कॉस्ट 5 या 4 टेल्स थी, बट मेरे उसे कुक करने के बाद वो 50 से 100 टेल्स में बिकती थी। एक चौंका देने वाले पैमाने पर प्रॉफिट था। तभी बैम्बू गार्डन से एक राइडर तरपट दौड़ता हुआ एक मैसेज लेकर आया। शोगन काउंटी के ली स्टेट से 2 आदमी मुझे ढूंढते हुए आए थे। मैं तुरंत समझ गया कि लियोंग मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मैंने उन्हें हॉर्स रेंच मैनार लाने का मैसेज भेजा और वापस निकल गया। कुछ दिनों से मुझे कोई बात खटक रही थी। हंगवा की तरफ से वो साइलेंस गड़बड़ लग रही थी, बहुत शांत, बहुत डेलिब्रेट। मैं बैठा इंतजार कर रहा था सांप का जो लंबी घास में था। हॉर्स रेंच ले लेने से उसे चोट तो पहुंची थी, पर उसके जैसे आदमी यूं ही हार एक्सेप्ट नहीं कर लेते। वह कुछ प्लान कर रहा था और ये चुप्पी जितनी लंबी खींचेगी वो उतनी ही भयानक परिस्थिति का वो पैदा करेगी। अगर लियांग हमारी पार्टनरशिप को गहरा करना चाहता था तो टाइमिंग इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। मुझे शॉगन काउंटी के अंदर आंखें चाहिए थी, मुझे रिसोर्सेज और कनेक्शंस वाले एलिस चाहिए थे, तो मुझे एक फीलिंग थी कि लियांग को भी मुझसे कुछ चाहिए था। तूफान आ रहा था, पर इस बार मेरा इरादा था कि उसके टकराने से पहले ही मैं उसे देख लूं। लियांग के 2 मैसेंजर्स जनरस गिफ्ट के साथ हॉर्स रेंच पर पहुंचे। 5,000 टेल सिल्वर और 2,000 जीन ग्रोड सॉल्ट। वे मेरे लिए एक प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए शॉक काउंटी विजिट करने का एक इनविटेशन भी लेकर आए। मैंने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए और उन्हें बताया कि लियांग से कहे कि वाइन ले जाने के लिए वो अपनी खुद की हॉर्स टीम भेजे।
मैं दुश्मनों के इलाके से एक और नाइट टाइम जर्नी का रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने लिक्वर और बैम्बू आर्मर दोनों की सप्लाई जारी रखने का प्रॉमिस किया और कहा कि जब राइट टाइम होगा तो मैं खुद विजिट करने आऊंगा। मैंने रास्ते के लिए हर मैसेंजर को अपनी बेस्ट वाइन का एक जीन और कई जीन ब्रेस्ड लैंप दिया। वो ऐसे मुस्कुराते हुए गए जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। उनके जाने के बाद मैं उन्हें पूछा कि लियांग इतना बेचैन क्यों है और वो ऐसी क्या बात करना चाहता था जिसे वो लेटर में नहीं लिख सकता था। मेरे अपने सस्पिशंस थे, जो कुछ भी था वह बहुत बड़ा था, शायद पॉलिटिकल, कुछ ऐसा जिस पर वह कागज या मैसेंजर्स पर भरोसा नहीं कर सकता था। पर अभी राइट नाउ मैं जा नहीं सकता था। पिछली बार जब मैं काउंटी गया था तो मेरी पत्नियां किडनैप हो गई थी। दुश्मनों ने अंधेरे से नजर रखे हुए थी और मुझे घर के आसपास रहने की जरूरत थी। भी मियाऊ मेरे पास एक ऐसी प्रॉब्लम लेकर आई जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। उसने हॉर्स रेंच के डेली ऑपरेशन को मैनेज करने का जिम्मा ले लिया था और लाइफ स्टॉक केयर टेकर्स मुसीबत में रिपोर्ट कर रहे थे। जानवर, घोड़े, भेड़े, ऊंट ठीक से खाने से मना कर रहे थे। उन्हें नमक और अतिरिक्त चारे की जरूरत थी और उन्हें लगभग 2 हफ्तों से कुछ नहीं मिला था। नंबर्स ने मुझे जोर से हिट किया। 320 जंग के घोड़े, 530 जवान घोड़े, इन सबको रोजाना लगभग 2 आउंस सोल्ट चाहिए थी। वो अकेले ही रोजाना 200 जीन से ज्यादा बैठता था। 3000 कैटल्स, 20,000 शीप, 320 कैमल्स, हर एक को जरूरत थी। तो गाइज ये एक लूमस मार्नस का क्रिएशन है जिसको मैं रिकैप करके अपनी ओरिजिनल वॉइस में डब करके आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको ये मेरा ये ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।